Friends, good afternoon and welcome back. We're dealing with three major standards, lion-like standards, lion-like. As we have lion share, we have lion-like standards. And I expect Institute to ask some good question on this. And we are lucky to have the three topics, under my discussion. तीनों भी उतने इम्पोर्टेंट है, किसी का कोई अप एंड डाउन नहीं है. प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट A10. ध्यान से समझो प्लीज. प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट. जल्दी जल्दी प्लीज, फास्ट बी क्विक. इसका इंडेक्स नहीं है लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है. एक ही स्टैंडर्ड में डिफरेंस नहीं, बिकॉज बाय द टाइम they revised AS10, it was updatedly revised. Alternatively, it is Index 16, but it's same. Now, friends, property plan equipment. Friends, this chapter AS10 does not include following assets. Scoped out. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब मान लीजिए बिल्डिंग है, प्लीज मान लीजिए बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में मैं कोचिंग क्लास चला रहा, इट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, लेकिन बिल्डिंग भाड़े पे दिया तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है. सेकेंड, आई विल नेवर इंक्लूड इन माई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट agriculture assets. What is agriculture assets? Sorry, agriculture nahi, biological assets. Biological assets. Geological assets. Suppose I got herd of animals, plantations, वो सब इंडेक्स 41 में होता है, अपने सिलेबस में नहीं है, बट प्रॉपर्टी प्लांट में नहीं आएगा. एक बायोलॉजिकल एसेट आता है लेकिन बेयर प्लांट. व्हाट इज बेयर प्लांट? मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, ये प्लांट होते हैं, ये इस चैप्टर में आएगा, एक्सेप्ट बेयर प्लांट. बेयर प्लांट. ठीक है. थर्ड क्या नहीं आता सर इस चैप्टर में? मिनरल ओर्स विल नॉट कम. मिनरल एसेट्स. व्हाट इज मिनरल एसेट्स? सपोज आई गॉट a huge resource of magnesium, ore, sulfur, zinc embedded in the earth. So that is not covered in this chapter. ये कुछ खास चीज नहीं, बट पढ़ लो एक बार. अभी क्या पढ़ेंगे सर? अभी हमें पढ़ना पड़ेगा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हम प्रॉपर्टी प्लान रिकॉर्ड कैसे करेंगे? So by the way, the entire chapter is divided in three parts: recognition, correct, depreciation, valuation. और कुछ इश्यूज और छोटे छोटे भी जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, जब पढ़ेंगे तब देखिए. 4-5 चीजें हैं और ढंग से पढ़ने का. पहले रिकग्निशन पढ़ते हैं, किस प्राइस पे प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करेंगे. रिकग्निशन. किसका सर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. एक्ट बोलता है कि रिकॉग्निशन करने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है. नंबर 1 विल बी हाउ विल रिकॉग्नाइज ए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन केस इट इज परचेज इन कैश. कैश में खरीदोगे तो रिकॉर्ड कैसे करोगे आप? सिंपल, कैश में खरीदते हो आप, परचेज करके करते हो, कैश परचेज कैसे रिकॉर्ड करोगे? फिर लीज आएगा, डिफर्ड क्रेडिट आएगा, देन आई विल टेल यू एक्सचेंज आएगा, परचेज टू गवर्नमेंट ग्रांट आएगा. 6-7 पॉसिबिलिटीज है. वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज कैश परचेज. दिस इज वेरी टफ and very important.
कैश परचेज कैसे करोगे? रिकॉर्ड. It is divided in three parts. Purchase price, second expenditure, two related to acquisition और installation, और तीसरा present value of dismantle cost. सर क्या है ये? देखो, whenever you are buying any asset, you have to add these three costs: purchase price, expenditure related to the acquisition or installation, and present value of dismantling cost. परचेज प्राइस मतलब जो तुमने कोटेड प्राइस पे किया वो उसमें डिस्काउंट माइनस कर सकते हो, है ना, जीएसटी माइनस कर सकते हो. एक्चुअली जीएसटी अगर आप रिफंडेबल है तो इंक्लूड करके लेस करना पड़ेगा, और रिफंडेबल नहीं है तो फिर इंक्लूड करना पड़ेगा, लेस नहीं कर सकते आप. सपोज आई हैव पेड फॉर मशीनरी 1 लाख, आई हैव डिस्काउंट ऑफ 5,000 and I had to pay extra GST of 25,000. पूरा रिफंडेबल है तो फिर नहीं लेगा 25, रिफंडेबल नहीं आएगा, नॉन रिफंडेबल टैक्स आएगा. करेक्ट. तो यू शुड, परचेज प्राइस का मतलब होता है प्राइस पेड लेस ट्रेड डिस्काउंट एड जीएसटी इफ नॉन रिफंडेबल. ये सब लेना है. वन मोर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एक्विजिशन इंस्टॉलेशन. ये बहुत डेंजरस है, ये सबसे डेंजरस है और वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों सर? एक्ट में इसके बारे में एक लिस्ट दी गई है. दैट पर्टिकुलर लिस्ट विल बी द लिस्ट विच विल बी इंक्लूडेड इन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट. ये देखिए वो लिस्ट क्या है. This side the expenditure what is there, this side this expenditure you will add it, the expenditure will not be added, charge to P&L. तो कैपिटलाइज कौन से करोगे? P&L में कौन से जाएंगे? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. प्रोफेशनल फीस, व्हाट इज प्रोफेशनल फीस? मे बी टू इंस्टॉल द मशीनरी you require to pay some expertise fees. They give directions to install, correct? Installation fees, site preparation fees, professional fees, trial run. What is trial run? Suppose I constructed a metro train and metro required to get a complete exhaustive trial, not small 5 minutes trial. It required a trial for a particular period they will do it. All the expenditure incurred for a trial will be capitalized. The asset is not commercially ready. Adlibs and adlibs. उसका पूरा प्रोजेक्ट ट्रायल रन से गुजरा है. दैट ट्रायल रन विल बी कैपिटलाइज्ड. क्योंकि कुछ कुछ ऐसे का ट्रायल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर सब्जेक्ट टू डैमेज टू पब्लिक. करेक्ट. मेट्रो इज अ बेस्ट एग्जाम्पल. इनफैक्ट दे ऑल्सो कीप टाइम टेबल व्हेन दे ट्राई. ये 6 बजे आई गाड़ी, 6:30 बजे गई. बट सर ये सारे एक्सपेंसेस को हम कैपिटलाइज करते हैं व्हेन वी हैव दिस ग्राउंड assumption कि the asset is correct and is going to be. No, I'll tell you. Your assumption is not, because when you construct something which you constructed on hand, it's a very big project. The outcome cannot be, you can't directly throw it to public now. You have to undergo 3 to 4 months of complete trial run. No, but suppose now when, like for example, you said the metro. So initially they, suppose now if we assume that they just started one phase of the metro, कि चलो भाई सिर्फ अंधेरी से वर्सोवा तक का स्टार्ट किया, तो ठीक है वो बना, they came up with the trial run, and suppose if the trial run was not successful, or whatever was the Trial run was not? it was not successful. The trial run X states that when a trial run is not successful, you again trial run.
till it becomes So commercially then fit. The previous expenditure that was Capitalized. that is also Capitalized. That is to be capitalized. And one more thing from my side, if the trial run is regarding a production of a big project. So I manufacture this marker from a big 6-process machinery, and I got a trial run production outside. If I sell in the market, that sale proceed can be reduced from the trial run cost. Okay? So trial run will be added. Site preparation, professional fees, installation expenses. So वो trial run आपने बोला can be reduced from the sales process. हाँ. तो फिर वो P&L में charge हो रहा है मतलब. नहीं, मैं बताता हूँ. Suppose I have a big machinery of capacity of tons of markers, but the machinery is as manufactured by me in-house. It requires a very strict compliance of standard quality. So I have to come out with some good number of quantities and trial run. So, and I had got a good quality and quantity. So there is no further repair to be done. I got 10,000 markers on hand, and it is successful trial run. That marker is sold in the market. But trial run cost which I incurred, material, labor, overheads, I'll capitalize it. Less sale proceeds from the asset inventory. So this inventory will never be sold at a normal selling price. Sold at a very discounted price, just to get some money out of it. So I get 1 lakh rupees back. I reduce from the trial run cost. And trial run cost can be a huge amount. It is a summation of material, labor, overheads, as if you are undergoing a production cost. Correct? That production cost is added in the machinery. And it is also known as pre-operative expenses. Correct? Achha. So installation cost, site preparation cost, professional fees, trial run are one of the best example you can capitalize. You can even capitalize borrowing cost if the asset is a qualifying asset. Correct? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ज्यादातर आता है. Now what should you not capitalize? Charge to P&L. Any expenditure which is relating to in fact distributing sample to the customers. Suppose I distributed 30,000 rupees sample of this, I can't capitalize that. Correct? So sample distribution. Any type of celebration cost. What is celebration cost? Celebration cost का मतलब होता है inauguration of the offer. Suppose you started a metro and you invited mantris and I can say some of the prestigious people, and that expenditure you can't capitalize because that is inauguration expense. You can't capitalize this. Advertisement you can't capitalize. Correct? You can't capitalize trading cost. You can't capitalize soft trial. What is soft trial? Soft trial का मतलब होता है जब asset ready हो जाता है, sometimes you put the asset to the public to try. That you can't add because the commercial try is over. Public का try एक concession offer होता है. Suppose मैंने 3 महीना मेट्रो का ट्रायल किया, I can capitalize. लेकिन फिर जब रेडी हो गया मेट्रो, इनॉग्रेशन खत्म हो गया, पब्लिक को मैंने 2 महीने का डिस्काउंट रेट दिया. मैंने बोला अंधेरी टू घाटकोपर पर 90% डिस्काउंट ऑन द टिकट प्राइस, फ्री टू द चिल्ड्रन. वो ट्रायल तुम कैपिटलाइज नहीं कर सकते बिकॉज नाउ द एसेट इज रेडी, जस्ट अ पब्लिशिंग ऑफ योर प्रोडक्ट. करेक्ट? गॉट इट? पीवी ऑफ डिसमेंटल कॉस्ट, ये तीनों ऐड करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ एसेट मिल जाएगा. ये सब मशीन में नहीं होता है. What is PV of dismantle cost? I'll tell you. Whenever you are installing any asset, sometime what happen, you are required to undergo a disastrous installation. And when you engage in such a disastrous installation, and when you go from here after some years, you're required to fill up that, or dismantle it, or decommission it, or restore it. That expenditure will be capitalized now. How, sir? Ind AS 29 is also applicable provision, because you have already digged it so badly. Now present obligation is there whenever you go. Only the outflow is postponed till you pack up and go. But the damage is done. Tomorrow also you go, you have to repair everything and go. That is dismantling. And suppose Airtel came here in this building
Airtel wanted to install its tower here. So installation of tower is not to keep a small umbrella. Installation require them to dig a portion of building. It can damage or disfigure the portion of design of the building. And let's say they install very badly that tower. Now whenever Airtel goes for a year, on an average they may incur some 4 lakh rupees only to recoup it, reverse the loss. That provision should be made. And add that cost in the tower cost. For example, 4 lakh they incur after 4 years when they dismantle and pack up from here. So they discount at 4 lakh today, and the discounted value they'll capitalize on the debit side and provide on the credit side for AS29. Because past event is damaging. Present operations to recover the damage. And it is obligating because there's a clause in the agreement to when you dig you have to repair it. And outflow of resource is probable. Reliable estimation should be made whenever you pack it. Correct? So in short, any asset which is very disastrous to install, it happens normally in case of hydroelectric power or power plant or such type of Airtel wala example. When you now this doesn't require disastrous installation. You just kept it over. AC doesn't require disastrous. But AC has been installed in a rented premises. And 6 ACs have already disshaped and disfigured the portion of building. And proportionally you are required to reimburse it. That is dismantle cost. Correct? इसको ऐड करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा. तो capitalize the present value of future dismantle cost. आगे बढ़ते हैं. Second, if the asset is self-constructed asset, how will you capitalize? जल्दी करो प्लीज. सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, जल्दी. सेल्फ कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है सर खुद एसेट को बना लेगा. परचेज प्राइस वोंट कम देयर. बट इन सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, डू यू एग्री विथ मी, मटेरियल कंज्यूम विल कम. Material consumed, overheads, labor, और एक बात बोलूं, ये एक्सपेंडिचर की लिस्ट यहां भी आएगी when you install the asset, self constructed, और ये भी आएगा यहां. समझ में आया? एक सेकेंड, कॉन्सेंट्रेट हियर व्हाट आई एम सेइंग. ये जो है ना परचेज प्राइस, ये परचेज प्राइस, इसके बदले ये आएगा और ये दोनों आएंगे. सपोज दिस इज x एंड दिस इज y, तो x प्लस y भी आएगा. एग्रीड एवरीवन? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट. ठीक है. What is the cost of the asset? What is the cost of the asset when you exchange the asset? तो एक्सचेंज के एसेट, एक एसेट के सामने दूसरा एसेट आप एक्सचेंज करो. अभी मतलब सपोज किसी का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, से मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, उन्होंने एक प्लांट होता है
कोई नॉट इवन प्लांट यू कैन से मेबी सम मशीनरी फॉर व्हाटएवर यूज दे नीड, वो मशीनरी को उन्होंने कहीं से इंपोर्ट किया, लेकिन उस मशीनरी को यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नॉट वर्किंग, कमर्शियल वर्किंग, कमर्शियल वर्किंग है, तो उसके लिए उनको यहाँ पे भी काफी सारा दे हैड टू बिल्ड नाउ सपोज इफ आई गिव यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल दैट समबडी इज मैन्युफैक्चरिंग रबर ट्यूब्स, ठीक है, तो रबर ट्यूब्स बनाने लाइक अंदर के जो ट्यूब्स टायर में जाते हैं वो उसको बनाने के लिए उसको एक मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ी, लेकिन वो मशीनरी उसने इंपोर्ट यहाँ पे कर दी, लेकिन उसको जहाँ रखना है और उसको रखने के लिए व्हाटएवर यू नो आजू बाजू का उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो अगर बनाया सारा उसने यहाँ पे एंड देन ही गेट द मशीन, सो इन दैट केस यू विल टर्म दिस एज अ कैश परचेज और यू विल टर्म इट एज अ सेल्फ कंस्ट्रक्शन। Site preparation is added. Site preparation is always a part of the asset cost, which is there included there also. See, if you can But see, this will actually be termed as a cash purchase because machinery तो cash purchase is self-constructed. That's a part of your installation cost. सब सेम ही है। Correct. The first one is nothing but buying the asset and bringing here. And when you bring it here, already the installation, the infrastructure is made, that is added there. Because without the infrastructure, they can't work. Now when you bring Ganpati Bappa, कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट ही होता है ना, हाँ? इंस्टॉलेशन हाँ। कॉस्ट में ही इनका you are required to have some type of background of Ganpati Bappa. You keep it. That is also added inside. That is not a separate asset. That is not a separate asset. It's a part of the asset. Correct. Is this clear? इन दोनों में फर्क समझ में आ गया? हाँ, क्या फर्क है? फर्क इन दो में सिर्फ ये मटेरियल Oh. और लेबर का है। In house. जो इन हाउस है तो वो कंस्ट्रक्शन In fact, this is more applicable to that. Correct? हाँ ये एक्चुअली कैपिटलाइजेशन Applicable. But do you agree? If I buy some asset, some expenditure out of this will be incurred. I can't keep the asset directly. I have to install it. Here it requires a deep installation. Here the process of installation is. It's only the quantum of this expenditure हाँ, that will vary in the हाँ, rupees. बस. Otherwise it should But you can't say these are two different things. The common expense can be shared by us by reduce the theory. Otherwise, if I say इधर भी ऐसा बहुत टाइम चला जाएगा, है ना? I suppose this is okay. Trial run भी आएगा इसके अंदर. yes, yes. इसमें ज़्यादा आना चाहिए इनफैक्ट. Mostly in-house assets have a trial run. Normally, when you purchase the asset is very mobile, there is no trial run in that. Now, can you have a trial run on TV, refrigerator? No. Okay, one more question. Now that this machinery that I told you, ये rubber का, इस machine को run करने के लिए उनको जो power लगता है, that is उसके लिए ना वो लोग coal लेकर आते हैं. Coal is coming in powdered form जिससे वो कुछ steam generate होके then it is working. तो There's a production cost. तो वो On a regular basis, it is a production cost. so it is a part of the asset. Production cost. अच्छा okay, it's a part of the production. Now, when you are, तुमको ना गाड़ी आती गांव की गाड़ी, village train. I don't know nowadays they are doing or not. They put some coal inside and they start operating the train. Correct? तो labor cost जैसा ही होता है. तो that's a production cost. Correct? Labor जैसा ही होता है. Labor के बिना वो काम कर रहा है. फिर ऐसा है. ठीक है? अच्छा. Now, this is self-constructed asset. लेकिन एग्जाम में यह आने का चांस ज़्यादा है इस तरफ वाला. ये हर अटेम्प्ट में 2-3 अटेम्प्ट के बाद आता है ये कॉस्ट. बट अभी थोड़ा कम कर दिया. बट आई सीन लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट. किस पर? परचेज पर. बट पीवी ऑफ डिसमेंटल आ सकता है. हाँ, वो एक एडजस्टमेंट डालते हैं तो हाँ, आता ही है क्वेश्चन. आई नो इट. पुराना एसेट था उसको डिस्काउंट करना वो भी डालते हैं। वो भी जानते हैं. अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरे पास पुराना एसेट है, उसको निकाल के नया बनाया उसी से, तो पुराने का जो सेल प्रोसीड्स है आप लेस कर सकते हैं. बिल्डिंग में होता है ना, पुरानी बिल्डिंग ढाया, उसको बेच दिया, उसका मटेरियल डिडक्ट फ्रॉम द न्यू बिल्डिंग कॉस्ट. इंसिडेंटल है ना, ऐसा है. ठीक है. जैसे कि तुम बाई प्रोडक्ट लेस करते हो ना सेलिंग प्राइस, समथिंग लाइक दैट. आई होप यू गॉट इट. अभी है ना लिखना है नहीं आप क्या exchange कुछ एक्सचेंज. वही अबाउट टू स्टार्ट इट. सपोज एक्सचेंजिंग एन एसेट. ये लो एसेट मैंने दिया एंड यू हैव गिवन मी अ बैक. व्हाट द कॉस्ट नाउ? नथिंग इज पेड. एक्ट क्या बोलता है? जो इनकमिंग एसेट है ना, इनकमिंग, उसका फेयर वैल्यू ले लेगा. क्या लेने का?
मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू हो गया, कॉस्ट रहेगा, और आउटगोइंग का तो बुक वैल्यू आएगा, एंड डिफरेंस प्रॉफिट लॉस इन आउटगोइंग एसेट। तो द क्वेश्चन इज इनकमिंग का कॉस्ट क्या रहेगा, इनकमिंग का फेयर वैल्यू। लेकिन अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दो में से एक, तो फिर कॉस्ट इनकमिंग का फेयर वैल्यू नहीं रहेगा। नंबर वन किसी का भी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या लगेगा सर, तो जाने वाले का बुक वैल्यू डेबिट हो जाएगा। जब जाने वाले का बुक वैल्यू डेबिट हो जाएगा तो देयर इज नो गेन ऑन लॉस इन दैट केस। डेबिट बुक वैल्यू, क्रेडिट ऑल्सो बुक वैल्यू, करेक्ट। सेकेंड एक्सेप्शन, when the goods are exchanged which are similar, तेरे को बॉटल दिया, तूने भी बॉटल दिया मुझे, तो द एक्सचेंज इज नॉट एन एक्सचेंज इन दैट, यू इग्नोर इट। इग्नोर मीन्स ये एक्सचेंज में आप रिकॉर्ड करोगे एक्सचेंज, बट फेयर वैल्यू नहीं आएगा, इट विल बी बुक वैल्यू, करेक्ट। आई रिपीट वंस अगेन, व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग टू एसेट्स, ट्रक एंड लैपटॉप, तो फॉर मी द रिकॉग्निशन ऑफ एसेट विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ द इनकमिंग एसेट ओनली, correct, and for you it is the fair value of the incoming for you. But if any one condition gets satisfied, then you should not take fair value. Number one, when the exchange lacks commercial substance, means exchange similar goods ka hai, there is no commercial substance inside, so in that case you should take book value of outgoing asset. So, for example, suppose मान लीजिए it happens in case of मिल्क सेंटर में तो बहुत होता है, ऑयल कंपनी में होता है, मिल्क में होता है। सपोज फॉर एग्जांपल द एंटिटी हैज गॉट अ मोबाइल, करेक्ट, ऑफ अ डिफरेंट ब्रांड, एंड यू हैव मोबाइल डिफरेंट ब्रांड, फीचर्स आर सेम, and when you exchange the mobile, there is not much difference between you and me for using the mobile. But if you exchange the assets which are similar, that is similar assets, then you should not record any gain or loss. Then your recognition of incoming asset will be the book value of outgoing asset. And we, in our language we say it's lacks commercial substance, correct. Normally exchange बहुत कम होता है, but होगा तो याद रखना, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, किसी की भी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, should take book value of the outgoing asset. मतलब अगर हमने ये जो आइटम्स एक्सचेंज हुई which lack commercial substance, in that case you said कि अभी सपोज मेरे पास I say I have an Apple phone and he has say any Vivo phone for that. तो मैंने उसको Apple दिया, मैंने उसे Vivo लिया, but price difference तो है ही ना। I'll tell you, brand difference is there, price difference, and many features are different. Now this has commercial substance. This has commercial substance, and you don't say I have given him big asset, he has taken small asset. That you did it. Correct. Now if I sell this duster to you at 100, will you argue with me? Oh, you're selling 100, cost is 60 rupees for you. You will buy at 100 because I want a profit on it. I hope you got it. When you're exchanging two dissimilar goods, one has to get a profit out of it, who's dominating here. Correct? This means when you are exchanging a similar goods, then there is no profit and loss question. Barabar, both the goods are similar. What is lacks commercial substance? Lacking commercial substance means it lacks business value. It's just mere an exchange. Mere an exchange. एक्सचेंज करते ही पूरा है। अगर करेंगे तो तू बोलेगा सर एक्ट में नहीं दिया है। नहीं मतलब अगर सेम ही है, जो जा रहा है वो भी सेम है, जो आ रहा है वो भी सेम है। Nobody, but they have put this clause if somebody do like this. ऐसा होता है, पता है कहाँ होता है? मैं बताता हूँ। रेवेन्यू में होता है। ऑयल कंपनी में इतना एक्सचेंज होता है ऑयल का, तू मेरे को ऑयल दे, शॉर्ट पड़ गया, मैं तेरे को ऑयल दूंगा कल जब आ जाएगा सप्लाई, इसमें होता है। वो देख के इसने एक्ट में बनाया है। और डू यू नो ऑयल एक्सचेंज तो जबरदस्त होता है। सबसे ज्यादा एक्सचेंज किसमें होता है? मीडिया में होता है। उसके मीडिया में उसका एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके मीडिया में इसका एडवर्टाइज आता है। ये तो बहुत कॉमन है, यू नो इट वेरी वेल। फिर अब कैसे तुम ना बोल सकते? उधर रेवेन्यू भी एक्सचेंज करते हैं, एंड दैट इज नॉट अलाउड टू बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट सिमिलर मीडिया दिस हैपेंस, ठीक है। खैर, तो आप अगर सिमिलर गुड्स एक्सचेंज करेंगे, इग्नोर दैट ट्रांजेक्शन, ये डोंट रिकॉर्ड गेन लॉस। और अगर फेयर वैल्यू ही नहीं है तो फिर क्या मजबूरी है, जाने वाले का बुक वैल्यू डेबिट हो जाएगा, एंड देयर विल बी नो गेन इन लॉस इन दैट केस। Credit the asset at book value, debit the asset at same book value, no gain, no loss. In short, in these two cases, you should not book any profit or loss. Otherwise, if fair values are available and it has commercial substance, meaninglessly meaningful, record gain and loss. Correct? That's all. ये आपका एक्सचेंज का हो गया।
check out. Fair value of incoming asset. लेकिन ये दो केस में ऐसा नहीं होगा. The exchange lacks commercial substance, और second, fair value is not available. ये दोनों केस में you will not record fair value, but record the book value of outgoing asset. In case of deferred credit, what is deferred credit? Deferred credit का मतलब होता है जब कभी आप एसेट खरीदते हो, बट एसेट इज परचेज ऑन उधार इंस्टॉलमेंट. मैं तुमसे एक मशीन खरीदा, बट 1 लाख 1 साल बाद दूंगा, 1 लाख 1 साल बाद दूंगा, 4 लाख 1 लाख करके 4 साल दूंगा. डिस्काउंट कर दो सारे कैश फ्लो. दैट्स योर कॉस्ट ऑफ द एसेट. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज. Next, what is the cost of the asset when you buy the asset on financial lease basis? What is financial lease? Financial lease का मतलब होता है when you purchase the asset as a lessee, not by buying the asset but taking on a financial lease. You'll pay the entire installment over a period of time as if the asset is exhausted in your hands. Correct? So in that case, what's the cost of a lessee? It present value of the cash flows, यानी minimum lease payment, or today's market value, fair, whichever is less. इसका लोअर लेना चाहिए. लीजिंग में भी यही दिया हुआ है AS 19 के अंदर. Sir, whenever you acquire the asset on a government grant basis, what is government grant? You get asset at a very concessional price. So whenever you buy the asset at a government granted concessional price, your cost of the asset will be the concessional price. Suppose 100 रुपए का asset आपने खाली 70 रुपया दिया, तो you'll record only 70 rupees. Remember, concessional price. So if you received it free of cost, then if you received it free of cost, then you'll record nominal value. Then we'll record nominal value. What is nominal value? 10 rupees. 10 rupees. Let's talk about subsequent expenditure. Subsequent expenditure. What is subsequent expenditure? मैं बताता हूँ. When you install an asset and when you value on March, this gap. Sometimes what happens, you incur some expenditure subsequent when you put the asset to use. Initially when you put to use, is gone. Now subsequently you put the asset to use. आपको एक बात समझाता हूँ. एक खिल्ला होता है, छोटा खिल्ला, नेल. एक छोटा नेल खिल्ला जो होता है, जब तुम एसेट शुरू में इंस्टॉल करते हो, एक खिल्ला भी कैपिटलाइज करने का, लेकिन सब्सिक्वेंटली में आप वो खिल्ला कैपिटलाइज नहीं कर सकते. आपका लेवल कॉस्ट का बढ़ जाना चाहिए टू कैपिटलाइज. तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है whenever you are incurring an expenditure subsequent to the installation, correct? After 1 year, 2 year, will you capitalize? Act बोलता है if the expenditure increases the standard of performance
standard of performance of the asset अगर कोई खर्चा एसेट के स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है तो वो कैपिटलाइज कर सकते हैं। सर एक बात बताइए, ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होता है? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कैन बी लाइक एक्सटेंशन ऑफ लाइफ। हाँ, लाइफ में बढ़ोतरी हो जाती है। इंक्रीज इन कैपेसिटी, हाँ बिल्कुल, सिनेमा थिएटर के नंबर ऑफ सीट्स में बढ़ा दूंगा। एक्सटेंशन ऑफ लाइफ हो सकता है, इंक्रीज इन कैपेसिटी हो सकता है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्शन का आ सकता है। ऐसा एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करने लायक है। कॉस्ट सेविंग अचीव हो सकती है, बिल्कुल। अगर ऐसे फायदे आपको मिलने वाले एसेट से तो डेफिनेटली यू विल कैपिटलाइज द कॉस्ट। लेकिन एक बात का ख्याल है, 3 एक्सपेंडिचर की बात कहूंगा। एक, जब when you have a machinery spare part replaced, is a spare part capitalized when you replace it? Yes, if it is major spare part। तो एक्ट कहता है फर्दर, अगर एक मेजर स्पेयर पार्ट है, तो इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। सपोज आई हैड गॉट अ ओल्ड स्पेयर पार्ट, आई एम रिमूविंग इट and putting a new spare part. So new spare part should be capitalized. Old, as if it's a proportionate sale of asset. Correct? क्योंकि आने वाला अगर कैपिटलाइज हो, जाने वाला भी कैपिटलाइज रहेगा। कैपिटलाइज करना चाहिए। सर एक बात बताइए, वो मेजर स्पेयर पार्ट की लाइफ क्या रहेगी डेप्रिसिएशन की? हाँ, मेजर स्पेयर पार्ट की जो लाइफ रहेगी आपके एसेट की जितनी लाइफ रहेगी उसकी। सो एसेट लाइफ इज 10 years, मेजर स्पेयर पार्ट लाइफ इज 3 years। तो when you depreciate the asset, you will depreciate the asset including major spare part for 10 years, not 3 years. And whenever you replace a major spare part, it's only depreciated for that period as if it's 10 years. That book value is remaining. And then you de-recognize the asset, recognize the new spare part, capitalize. Again, that life is balanced life of the old asset. Keep this in mind. So life for depreciation will be depending upon the principal asset. Second is component. What is component? Component का मतलब होता है, asset का component का मतलब होता है a part which works with the asset, like camera and this projector. They're component, they're not major spare part. हाँ, but दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इतना पक्का। The life or depreciation depends on the principal asset. as in principal asset का कितना useful life बाकी है। हाँ, suppose principal asset life is 10 years, major spare part have 3 years, तो दोनों का मिलाकर लाइफ 10 years ही ले गया। Will depreciate together. That's the meaning of spare part, correct? But if a component is there, it is also capitalized, but their life is not depending on principal asset. Their life is independent. Suppose this camera and this projector are supposed to be component working together, and they have their respective lives. They don't depend upon each other. The lives are separate, but they are capitalized whenever you install it. Life of each component is independent. Third is major overhaul. What is major overhaul? Major overhaul का मतलब होता है after a break of 2, 3, 4 years, many assets are there which require a huge overhauling expense, like aircraft, like ship vessels. They require a big overhaul. इसको हिंदी में कहते हैं मरम्मत बोलते हैं। अगर तुम एक मेजर ओवरऑल कर रहे हो तो जो आपने ओवरऑल को कॉस्ट इनकर किया वो कैपिटलाइज कर सकते हो कि नहीं? एक्चुअली ओवरऑल नेवर इंक्रीज द लाइफ ऑफ एन एसेट, बट बीइंग मेजर एक्ट बोलता है कि उसको अमोर्टाइज करने का फॉर टिल द नेक्स्ट ओवरऑल, अलग से अमोर्टाइज करने का। तो ओवरऑल को
कैपिटलाइज करने का अमोर्टाइजेशन ऑफ ओवरऑल मेजर ओवरऑल all will be till next overall. अगले ओवरऑल तक इसको अमोर्टाइज करते रहने का. आर यू गेटिंग एवरीवन? सपोज मेरे पास एक एयरक्राफ्ट है और मैंने उसको ओवरऑल किया जो अगले 3 साल बाद फिर से होगा, एंड आई ओवरऑल 6 लाख रुपीज, तो आई डिवाइड 6 लाख बाय 3 years. एयरप्लेन अलग से डेप्रिशिएट होगा, ओवरऑल अलग से डेप्रिशिएट होगा. समझ में आ गया? ओवरऑल कंपोनेंट एंड मेजर हो स्पेयर पार्ट. मेजर से मेजर निकाल दूंगा तो स्पेयर पार्ट इज चार्ज टू P&L, नॉट कैपिटलाइज. ओवरऑल से मेजर निकाल दूंगा तो भी P&L में जाएगा. मेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. समझ में आ गया? गॉट इट? Now small discussion on valuation, then depreciation. Chapter is over. Solve any problem, bring it to me. I've done it. Concepts are clear now. Correct? बच के रहना, इससे बच के रहना और इससे बच के रहना, ये शुरू वाला बहुत डेंजर है. क्वेश्चन में वो लोग देते हैं कि वो मेजर स्पेयर पार्ट है या कंपोनेंट है या क्या है. When you're asking such question, it means you know the topic. In fact, you know the topic and you can answer it now. Because you have identified a problem now. Correct? Yes, they give that, they mention it. Because then otherwise if they don't then, or if for the worst if they don't, so we can always take an assumption कि हम उसको क्या. They have to mention. If your curiosity increases, check past paper. I'm just asking. Yes. And you should ask such question, and from my side, if they tell you major repairs, you can't capitalize. I have used the word repair. I use the word repair. एक बात बोलो, रिपेयर कभी कैपिटलाइज होता ही नहीं. मेजर लगा दिया तो भी नहीं होता है. अगर एक नौकर की करोड़ों की लॉटरी लग जाती तब भी वो नौकर ही है और मालिक मालिक ही याद रखना. रिपेयर बिकमिंग मेजर डजंट मेक द रिपेयर कैपिटलाइज. So maintenance का. कैपिटलाइज होगा ही नहीं. यही 3 कैपिटलाइज हो सकते बस जो मैंने नाम लिखा. इसका कोई डिक्शनरी मीनिंग भी नहीं है. अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है जो थोड़ी सी डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, लेकिन अगर उसमें हम सजेस्ट करें कि तुम कुछ रिपेयर्स करा लो मेजर वाले, लाइफ असेट बढ़ रही है. जनरल थ्योरी लगी, स्पेशल थ्योरी, जनरल थ्योरी. अच्छा तो अगर वो बिल्डिंग की लाइफ बढ़ रही तो उसको तो cancel एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ. हाईवे पे तुम जाते हो कभी कभी, गांव जाते हो, एनीवेयर यू गोइंग, पनवेल साइड, मे बी गुजरात साइड, यू सी हाईवेज में देयर आर ढाबास. ढाबा पे चाय पीने कौन आता है? ट्रक वाले मोस्टली, फैमिली कम. अगर मैंने वो ढाबा को तोड़कर ये ढाबा के ऊपर 5 स्टार होटल बना दी, बहुत बढ़िया होटल, incurring huge capital cost, obviously will capitalize it because now allied customer will come, more revenue will be earned, GST will be paid, billings will be issued, the nature of people will differ. You see dhabas on your highways you come across, when they convert it into a 5-star hotel, it's capitalized. 6 महीने पहले आया था, नहीं तो एक होटल थी यार, क्या डबल माला का कितना बढ़िया शानदार बेहतरीन रेस्टोरेंट बना दिया, और विथ ग्लिटरिंग स्टार्स एंड ऑल, विद द विंडो डिस्प्ले एंड लाइक नियॉन साइंस एंड ऑल, ग्लिटरिंग इन द नाइट, है क्या नहीं? तो ऐसी बात है, तो वो कैपिटलाइज होगा. खैर, तो ये आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट था. अगर मीन्स यू आर waiting to grab for a question, I want a question, correct, to see how they ask it. पर जहाँ तक मुझे लगता है वो लोग ये भी पूछ सकते हैं. एक केस देंगे छोटा सा, लेकिन केस में एक ऐसा पॉइंट देंगे जिससे मालूम पड़ेगा इसका लाइफ बढ़ रहा है या कुछ बेनिफिट मिल रहा है. They can't be silent here. हाँ, वही वाला आता है, मैं बोला ना, आता है क्वेश्चन 4 मार्क का. मैं शुड राइट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हेडिंग, फिर शुरू हो जाएगा आंसर. करेक्ट. अच्छा, नाउ आपको मेन क्रीम चीज बता रहा हूं, क्रीम, एकदम हॉनेस्टली क्रीम, कि इतना बच्चा कम से कम पढ़ना चाहिए. नाउ वैल्यूएशन ऑफ एसेट, हाउ विल वैल्यू एज एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट. मतलब तुम वो एक्ट लेके बैठेगे तो यू गेट कंप्लीटली बोर्ड. मतलब तू 3 दिन में एक सेंटेंस भी नहीं खत्म कर पाएगी, और कहाँ जा रही है वो भी नहीं मालूम पड़ेगा.
एकदम नेट बता रहा हूँ, नेट मुद्दे की बात याद रहो, इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, आई एम सेलिंग यू गुड्स एट अ रिलेटेड पार्टी प्राइस, इससे कम नुकसान मैं नहीं सह सकता, इट्स समथिंग डिसऑनेस्ट। खैर, वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए? एसेट का वैल्यूएशन होता है, वो एनआरवी था ना, वो इन्वेंट्री के अंदर वैसा वाला। देखो वैल्यूएशन कैसे करते हैं पता है? हम लोग यहाँ पर विचेवर इज लेस नहीं करते, फिर डोंट conclude anything hastily, no whichever is less, rule number 1. How we value the property, plant, equipment? We have models, MODEL, model. What is a model? अगर तुम मॉडल का जनरल मतलब देखो ना, तो मॉडल का मतलब क्या होता है? शी इज अ मॉडल, ही इज अ मॉडल, मीन्स व्हाट? मॉडल का मतलब उस पर चलना। हाँ सर, देयर रोल मॉडल हु आर लुकिंग अगली, बट देयर मॉडल्स, दैट वेरी intelligent person, this Narayan Murthy is looking very ugly, correct? हाँ, तो but he is my role model, maybe your role model, because he's intelligent businessman, yeah, why can't he be our role model? मॉडल, तो मॉडल का मतलब क्या? उसके रास्ते पे चलना। बिल्कुल, एक्ट कहता है A10 के अंदर, when you value any property, plant, equipment, you should choose a model. How many models are there? 2 models. Cost model and revaluation model. अगर तुम cost model पे चलोगे तो क्या सहना पड़ेगा? Revalue model पे चलोगे तो क्या सहना पड़ेगा? Let's have a look on that. And your valuation get completed. हाँ ठीक है, वैल्यूएशन इंडिपेंडेंट से करवाओगे, वो एक्सपर्ट रहेगा, वो सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। बट उस वैल्यूएशन पे चलने का मतलब क्या? You're walking on a model. No whichever is less. You do model. यानी अगर तू AS11 का सम कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज वाला, और तुमको AS11 में मशीन का फेयर वैल्यू करना है, तुमको वैल्यू करना है एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये एक नॉन मॉनेटरी एसेट है, तो तुमको यहाँ मॉडल देखना पड़ेगा। अगर कॉस्ट मॉडल वाला तूने चुना है इसमें, तो तेरा वो एक्सचेंज रेट स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई होगा, और तुम फेयर वैल्यू मॉडल कर रहा है तो तेरे को एक्सचेंज रेट क्लोजिंग रेट से करना पड़ेगा। गॉट इट? तो अब तुम वैल्यूएशन कर रहे हो, तो एग्जाम में जब सम आएगा तो आपको देखने का, ये सम परचेज का है, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का है, क्या वैल्यूएशन का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। करेक्ट? वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए? सो देयर आर हाउ मेनी मॉडल्स? 2. नो व्हिचएवर इज लेस, ठीक है? अब ये मत बोलो सर पढ़ने के बाद तो व्हिचएवर इज लेस ही हो जाएगा, व्हिचएवर इज लेस नहीं होता है, यू स्टिक टू दैट मॉडल ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइट, यू गो ऑन दैट मॉडल। तो आपके मॉडल कितने तरह के होते हैं? आपके 2 तरह के मॉडल होते हैं। देखो यहां पर देयर आर 2 मॉडल्स। किस चीज का मॉडल है? वैल्यूएशन का मॉडल है। आज अपना चार्ट अच्छा हो गया ना, बढ़िया एकदम। स्नैप लेने का दिल कर रहा है? नहीं, स्नैप लेने का दिल कर रहा है मोबाइल से, करेक्ट? लिख दिया। अच्छा, 2 मॉडल, लेकिन मैं तो भी लूंगी। ठीक है। कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। ए वैल्यूएशन मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल। वैल्यूएशन इस मॉडल से कर रहे हैं, दिस इज वैल्यूएशन। उस वैल्यूएशन में 2 मॉडल, समझ में आ रहा है आपको? वैल्यूएशन में कितने मॉडल? 2। एक कौन सा? दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में क्या करना चाहिए? यू मेंटेन योर एसेट एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, करेक्ट? लेस डेप्रिसिएशन। आर यू गेटिंग? लेस इम्पेयरमेंट लॉस। आपने रिवैल्यूएशन कहीं पर भी नहीं किया। अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल, cost, less depreciation, and whatever balance you get, plus and minus revaluation. Plus and minus revaluation.
इसका इम्प्लीकेशन ये सिंपल है, खाली डेप्रिशिएट करो. इसका इम्प्लीकेशन, suppose my asset is of cost 10,000, life is 10 years, I charge depreciation 1,000, 9,000. Now suppose after 1 year, when I revalue the asset in the market, my revaluation is increased by 500 rupees. My total revalued figure is 9,500. This is revaluation reserve. Are you getting? Revaluation reserve. Second effect of this will go where? Revaluation reserve account. One effect will go to the asset account. So downward रहेगा तो less करने का. तो अगर ये revaluation upward रहेगा और downward रहेगा, upward revaluation reserve में जाएगा और downward रहेगा तो P&L में जाएगा. डाउनवर्ड रहेगा तो P&L में जाएगा. ये अपवर्ड है. अब यहाँ का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? यहाँ का डेप्रिसिएशन आपका पहले का 1,000 आएगा और ये 500 का आपको, सपोज 500 नहीं ले लेते हैं, 9,900 ले लेते हैं, तो बैलेंस 9 ईयर के लिए आपको इस पर भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा. 100 इज 100 रुपीज़. तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,100 आएगा डेप्रिसिएशन. इसमें से आप जो 1,000 का डेप्रिसिएशन है वो P&L से लेस होगा और 100 का डेप्रिसिएशन है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेस होगा. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग. प्लीज कॉपी इट आउट. Total revaluation figure 9,900. The revaluation reserve credited is 900 rupees. But after 1 year, again you depreciate. You will depreciate 1,000 plus extra 100 rupees because 900 का revaluation भी हुआ है. Your revaluation, your 9,900 upon 9 is 1,100. Out of which you will charge 1,000 to P&L and charge 100 to revaluation reserve. Your revaluation reserve of 1,000 get reduced, 900 get reduced by 100 to the extent of the depreciation revalued portion. Agreed? Sir, can we use this revaluation reserve balance of 800 for declaring dividend? No, you can't use for any purpose except the asset. When asset is sold out, the revaluation reserve can be used to write off the loss on sale. And if revaluation reserve left out after sale, it can transfer to general reserve also. Correct? Agreed revaluation? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद then you can use for dividend. Then you can use it. Then you can use it for dividend. Subject to the Companies Act. कंपनीज एक्ट आपको पुराने वक्त में डिविडेंड नहीं बांटने का भी कई केस है. यू कैन डिक्लेयर एनी इंटरिम डिविडेंड इन समथिंग लाइक दैट. यू रिफर दैट. करेक्ट? नाउ इनफैक्ट यू शुड रिफर बाकी और शुड रिफर सेक्शन 126 127 फॉर ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड बेस्ड ऑन पास्ट रिजर्व्स. करेक्ट? नाउ द लास्ट थिंग लेफ्ट आउट इज डेप्रिसिएशन. करेक्ट? सबसे पहली बात यह है, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा अलाउड है. पहले के जमाने में ऐसा नहीं था. नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड. नाउ ओनली 3 मेथड्स आर अलाउड टू यू. यू कांट हैव 4th मेथड, बट आउट ऑफ 3 यू कैन हैव एनी मेथड. मेथड कौन सा अलाउड है? एक मिनट. मेथड कौन सा अलाउड है? एक, लाइफ कहां से लेना है? 2, और डेप्रिशिएट कितने पोर्शन का करना है? फुल एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड. मेथड कौन सा अलाउड है? एक्ट के मुताबिक आपका डेप्रिसिएशन जो है, यू कैन अप्लाई WDV, यू कैन अप्लाई स्ट्रेट लाइन, यू कैन इवन अप्लाई प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड. व्हाट इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिट? हाउ मेनी यूनिट्स यू प्रोड्यूस्ड? 5,000. डिवाइड बाय इन टोटल हाउ मेनी यू विल प्रोड्यूस? 18,000. 5 upon 18 200 is by depreciation for the first year. Second year, how much 2 years units you produced in total? Divide by total units, cumulative depreciation minus एस्टिमेट करना पड़ेगा. estimate करना. ठीक है. तो based on the consumption of unit you can depreciate. But normally people prefer SLM and WDV. Correct?
अच्छा, व्हाट शुड बी द लाइफ ऑफ डेप्रिसिएशन, ये हम नहीं बोल सकते। क्यों? इसके लिए आपको शेड्यूल 2 रिफर करना पड़ेगा। शेड्यूल 2 में स्कैनर की तरह लाइफ दिए गए, ऑफिस फर्नीचर, तो वो आपको रिफर करना पड़ेगा। एंड यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर इट, दे विल गिव इन द एग्जाम, बट यू शुड कीप इन माइंड शेड्यूल 2। तीसरी चीज, आपके डिप्रेशन का मेथड, लाइफ अमाउंट क्या होना चाहिए? Can you depreciate the entire asset? No, you can't depreciate the entire asset. You depreciate only the cost less salvage value. To the extent of salvage you can't depreciate. सर मुंडाओ, शेंडी रख दो यार, सैलवेज लेस करना पड़ेगा आप, है ना? यानी आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट लेस सैलवेज वैल्यू। दिस टू द एक्सटेंट ऑफ सैलवेज, दिस इज नोन एज डेप्रिशिएबल अमाउंट। एग्जाम में सैलवेज देंगे सर, नहीं देंगे तो 0, और अगर शेड्यूल 2 बोलेगा तो 5% ले लेगा, करेक्ट? तो सैलवेज कितना लेना चाहिए? शेड्यूल बोलेगा तो 5%, कंपनीज एक्ट, वरना वो लोग आपको देंगे, ठीक है? एसेट बेचा, सितंबर में एसेट हैज बीन सोल्ड, तभी का सैलवेज वैल्यू जो है पहले WDV। पहली बात ये है, सैलवेज वैल्यू इज नथिंग बट द वैल्यू व्हेन यू सेल द एसेट फाइनली। मैं फाइनली बात कर रहा था, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले सैलवेज वैल्यू लेस करके फिर डेप्रिसिएशन। हाँ, नहीं, it depends which method you are applying. It depends which value you are applying. Suppose you are applying straight line method, original cost minus salvage value upon number of years. Correct? salvage आया, WDV कर रहे हैं 1 minus nth root of salvage upon cost. तो डेप्रिसिएशन पूरा सैलवेज का नहीं होगा, देखना सैलवेजेस है ना, सैलवेज जितना आपको डेप्रिशिएट नहीं करना है, तो फॉर्मूला विल टेक केयर ऑफ इट। इफ यू डेप्रिशिएट दैट रेट, आपका सैलवेज बच जाएगा, देखो एग्जैक्ट, ठीक है? सर बियॉन्ड सैलवेज यू कांट डेप्रिशिएट, स्टॉप डेप्रिशिएटिंग। सेल पे प्रॉफिट लॉस, हाँ, सेल कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस। आई शो यू। सो माय एसेट इज 10,000, सैलवेज इज 5,000 फॉर एग्जांपल, मान लें, करेक्ट? तो डेप्रिशिएट ओनली 5,000 or 5 years for example, the depreciation is 1,000, so I depreciate 1,000 in the first year, again 1,000, so 5 years you will find 5,000 balance. I sold at 6,500, so profit on sale is salvage means what? That one book value is left out. You can't keep this book value 0. नहीं, मैं पूरा एंटायर लाइव एसेट नहीं बोल रहा हूँ, बीच में हम लोग ने बेच दिया। हाँ, 6 में खरीदा था 1 अप्रैल को, 30 सितंबर को बेच दिया, और 30 सितंबर को सैलवेज वैल्यू थी 5,000 रुपीस। सैलवेज वैल्यू की 5,000 रुपीस, समझो ये एग्जांपल, 10,000 अपना ओरिजिनल कॉस्ट था, 30 सितंबर को 6 महीने में बेचा, तो सैलवेज वैल्यू थी 5,000 रुपीस। तो हम लोग को डेप्रिसिएशन 6 महीने का बिफोर सैलवेज वैल्यू और सैलवेज वैल्यू लेस करके, समझो WDV है, सेल हो रही जब तक का। हाँ 6 महीने में सेल हो रहा है। सपोज लाइफ इसकी 5 साल है और सैलरी इसका मान लीजिए 5,000 है, सैलरी मींस एंड का सैलरी, अभी का नहीं, अभी का सेल वैल्यू होता है, सैलरी जो होता है। स्ट्रेट लाइन में तो डायरेक्टली सैलरी वैल्यू लेस करते हैं, WDV में अगर होगा क्या करते हैं? फॉर्मूला है, फॉर्मूला विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, व्हाई वरी अबाउट इट? नहीं, ये फॉर्मूला तो मैं पहली बार देख रहे हो, है फॉर्मूला, आपके एग्जाम में भी एक बार आके है फॉर्मूला। इससे आपको एग्जैक्टली वो रेट मिलेगा जो तुम WDV पे अप्लाई करोगे, तो आपका एसेट डेप्रिशिएट होकर सैलवेज तक बचेगा, लेकिन WDV पे डेप्रिशिएट लगाने का, ओरिजिनल पे लगाने का। And whenever you stop depreciating it, sell the asset, that much book value is to be calculated till you depreciate. ठीक है? Now, let's talk about depreciation in special cases and then change in depreciation. Correct. Depreciation in special cases. Number 1. Tell me, will you depreciate the asset? How will you depreciate the asset in case of double shift?
व्हाट इज डबल शिफ्ट? एसेट 2 शिफ्ट पे काम कर रही है, करेक्ट? तो डबल शिफ्ट अगर रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन का रेट लेने का, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। सर डेप्रिसिएशन रेट इज 10%, तो डबल शिफ्ट का कितना रहेगा? 15% रहेगा। सीधा डबल ही लेने का, सीधा डबल ही लेने का। सिंगल शिफ्ट इंटू 1.5 नहीं 1.5। फिर डबल में आप डबल काम नहीं करते हो, खाली नाम डबल है। अब मैं आपको बता, मैं 12 से 6 काम किया, अरे मैं डबल शिफ्ट 6 से 12 नहीं कर रहा हूँ, 2 घंटा तो डबल शिफ्ट हो गया। द सेकेंड स्लैब इज वेरी लाइलियंट, करेक्ट? 1.5। अगर ट्रिपल शिफ्ट कर रहे हो तो सिंगल शिफ्ट का रेट लेने का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड, अगर एसेट का फेयर वैल्यू आपके कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, सपोज ये प्रॉपर्टी है, इसकी बुक वैल्यू है 1 करोड़, उसका मार्केट वैल्यू है 2.5 करोड़, विल डेप्रिशिएट? यस, स्टिल विल डेप्रिशिएट। फेयर वैल्यू कम हो या ज्यादा, डेप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। फोर्थ, साल्वेज वैल्यू ज्यादा है तो कैरिंग अमाउंट से, मतलब एक एसेट की साल्वेज वैल्यू उसके बुक वैल्यू से 10 गुना ज्यादा है, साल्वेज है, नॉट फेयर वैल्यू, आने वाली साल्वेज, तो डेप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। नो डेप्रिशिएशन इज चार्ज्ड। फिफ्थ, सर अगर हमने एसेट को आइडल रखा है, खाली कुछ काम नहीं, तो भी डेप्रिशिएशन चार्ज करना चाहिए, बिकॉज आइडल लीड्स टू अ ऑब्सोलेसेंस ऑफ अ मशीनरी, करेक्ट? टाइम ऑब्सोलेसेंस। चार्ज करना चाहिए। Well, let's talk about change in depreciation. Change in depreciation. So मेरा एक जनरल है क्वेश्चन, और स्पेसिफिक इसमें अभी हम जो बिल्डिंग अपना है, बिल्डिंग रहता है, फ्लैट है, अभी डेप्रिसिएशन में क्या अपना वैल्यू रिड्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट ये केस में कैसा हमेशा वैल्यू अप्रिशिएट ही होता है इसमें बिल्डिंग में हाँ बिल्डिंग या यू आर रिवैल्यूइंग ना, तो हाँ रिवैल्यू कर सकते हैं, मॉडल गो फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल। डेप्रिसिएशन अप्लाई क्यों करते हैं, ऐसा कुछ कौन सा? उस पे डेप्रिसिएशन ही क्यों अप्लाई करते हैं अगर वैल्यू सी एन एसेट विच इज गोइंग अप फिजिकली इट इज डैमेजिंग, खाली लैंड पे नहीं होता है बस डेप्रिसिएशन, physically every asset get depreciated even though market value is more, it is market value more, the asset is physically damaged, suddenly it will come down, correct? अच्छा एक सलमान खान की एज हर साल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, अंदर से बूढ़ा हो रहा है, लेकिन मार्केट वैल्यू बढ़ रही है ना, इट डजंट मीन द मार्केट विल ब्लो अवे द स्काई, एक दिन वो ऐसा बीमार पड़ेगा थम से नीचे आ जाएगा, 2 करोड़ की भी वैल्यू नहीं होगी उसकी, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसकी खुद की कुछ नहीं रही। फिर तो वो दिन ब दिन भले उसका कीमत बढ़ रहा है, पर अंदरूनी तौर पर फिजिकली वो डेटोरेट हो रहा है, इंसान है वो, इसके लिए सिर्फ लैंड नहीं, लैंड को कवर नहीं कर सकते, करेक्ट? बिल्डिंग इज कवर्ड। चेंज इन डेप्रिसिएशन, now whenever you change depreciation, what to do? It's change in accounting estimate and apply prospective effect, not retrospective effect. What is prospective effect? जो हो गया भूल जाओ, इस साल चेंज करना है, करेक्ट? लाइक a change in salvage value, change in estimated life, change in even method of depreciation, WDV to SLM। पहले के जमाने में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होता था, हम उसको पॉलिसी मानते थे, अब सब चेंज होगा, कुछ भी चेंज होगा, सब एस्टिमेशन चेंज है। उसका मतलब क्या है एस्टिमेशन चेंज का? उसका मतलब है शुड गिव अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट।
पर्सपेक्टिव इफेक्ट। अब तुम कॉपी कर सकते हो मैडम। ठीक है, हो गया? Can I rub it? Yes, yes. How it looks in the mobile? I'll show you. Oh, very dark to read, ना? है ना? It's clean ना, तो पढ़ने में भी फिर आसानी हाँ, होगी। बढ़िया है, अगर चलो। zoom करके देखेंगे तो। हाँ। नहीं, ये get a भी glimpse. है और एक वो भी लिया था ना। सर इतने में पूरा आपका सिलेबस आ जाता है, टॉपिक आ जाता है। ग्रेट यार, ये क्या है? ये उस दिन हमने वो शेयर बेस्ड पेमेंट्स किया था ना, ठीक पता है। हमने 2 क्वेश्चन वो भी मैंने पिक किया था। But I'm happy to see a very dark and visible thing. You know, that's more important. Not a good handwriting or bad handwriting. Can you rub this now? Yes. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बराबर से? सम करेंगे ना, इसको जरा कंसिडर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं हो पाया तो मैं हूँ, फोन पे पूछेगा तो मैं, तुम्हारे क्वेश्चन आता भी हो मैं पूरा आंसर दे दूंगा, क्या बोल रहे हो आप लोग, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्टली आई विल गिव द आंसर।